हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सीरीज, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये करंट अफेयर्स जो मोस्टली साइंस एंड टेक के रिलेटेड हैं। तो डिस्कस करते हैं पहला करंट अफेयर्स विच इज रिलेटेड टू मैती ने अभी लॉन्च किया है एक वाइट पेपर विच इज रिलेटेड टू ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। तो जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले ये वाइट पेपर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वाइट पेपर एक वो पेपर या एक वो रिपोर्ट होता है जो कोई गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करती है या उसके बारे में जो है पब्लिश करती है। इस पर्टिकुलर वाइट पेपर में कोई भी एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होती है उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में A to Z डिटेल्स दी गई होती हैं एंड कैसे उसको सॉल्व किया जाता है उसके बारे में वो लिखा होता है वाइट पेपर में। तो रिसेंटली जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक वाइट पेपर निकाला है क्योंकि उनको ये लगता है कि आज की डेट में जो हम एनक्रिप्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा साइबर स्पेस में हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं जो एक सुपर कंप्यूटर से भी जो ऊपर कंप्यूटर्स आते हैं दैट इज द क्वांटम कंप्यूटर्स, वो उसको कहीं ना कहीं हैक करने में सफल हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैती ने बताया है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैती ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो उन्होंने किया है विद सर्ट-इन एंड एक सीसा जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये पेपर जो है वो पब्लिश किया है। इसमें एक डॉक्यूमेंट है ये जो रोड मैप मतलब बताता है कि हमको क्या करना है रिगार्डिंग ट्रेडिशनल एनक्रिप्शन जो है उसकी चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है एनक्रिप्टेड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्वांटम जो कंप्यूटर्स है उससे हैक हो सकते हैं। तो उसको हमको क्वांटम रेजिस्टेंस बनाना है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं आएगा, इसमें इन्वॉल्व होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये इसकी अगर समरी के हम बारे में बात करें तो इसमें ये लिखा गया है कि हम पहले जो है रिस्क एनालिसिस करेंगे। जो हमारे हमको लगता है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग है या हम बोल सकते हैं हेल्थ सेक्टर, वहां का जो डेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है एकदम क्रिटिकल होता है एंड उसको सेव करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए हम यूज करते हैं RSA या ECC जैसे टेक्नोलॉजीज। एंड इसके भी चांसेस है कि ये बाय सुपर कंप्यूटर्स या बाय क्वांटम कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं। इसके लिए मैती ने एक रोड मैप बनाया है कि कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आना है फ्यूचर में। एंड यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक गाइडेंस दिया गया है, जैसे हम बोले बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर्स, बिकॉज ये जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सेक्टर्स है एक पूरे कंट्री के लिए। इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड इन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा कंट्री के लिए एंड कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल साबित हो सकता है। अगर हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पर एक साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क बनाना है जो कि प्रोएक्टिव हो। हमको ऐसा नहीं करना कि जब कोई साइबर अटैक हो जाए उसके बाद एक्शन लेना है, बिफोर दैट साइबर अटैक हमको ये एक्शन लेना है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि हमको एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं प्राइवेट को भी पार्टनरशिप करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी रिगार्डिंग पीडी गुरुकुल। पीडी गुरुकुल एक गुजरात में बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो आपको यूपीएससी एंड जीपीएससी दोनों की प्रिपरेशन करवाता है। हमारा ये इंस्टीट्यूट 3 जगह पे है। फर्स्ट वन इज वडोदरा, सेकेंड वन इज गांधीनगर एंड द थर्ड वन इज अहमदाबाद। एंड रिसेंटली हमने अहमदाबाद एंड गांधीनगर में 2 बैचेस जो है वो लॉन्च की हैं, स्टार्ट की हैं। द फर्स्ट बैच इज इन अहमदाबाद जो है रिगार्डिंग यूपीएससी एंड इसमें हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स। इन गांधीनगर हमने स्टार्ट किया है एंशिएंट हिस्ट्री और ये बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द 10th of July एंड ये दोनों इंग्लिश मीडियम में है एंड गुजराती मीडियम में भी हमने अहमदाबाद में एक बैच स्टार्ट किया है रिगार्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री। एंड गांधीनगर में जो हमने बैच स्टार्ट किया है वो है
रिगार्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री, एंड अहमदाबाद में जो हमने ब्रांच स्टार्ट किया है, जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको मिलेगी 50% तक की स्कॉलरशिप, प्लस हम आपको प्रोवाइड करते हैं 3 फ्री डेमोज। तो आप आइए, देखिए, जानिए एंड उसके बाद ज्वाइन कीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग क्वांटम नॉइज। क्वांटम नॉइज के बारे में ये लिखा गया है कि अभी तक हम ऐसा समझते थे ये जो क्वांटम नॉइज है ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, बट रिसेंटली रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि ये वो क्वांटम नॉइज है जिसको हम पहले देख रहे थे एक इशू की तरह, अब ये हमारे लिए एडवांटेजेस भी साबित हो सकता है इन द फील्ड ऑफ क्वांटम सिस्टम्स, या हम बोल सकते हैं इन द फील्ड ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। आइए जानते हैं क्या है ये क्वांटम नॉइज। हम ये एक रैंडम डिस्टरबेंस है जो क्वांटम सिस्टम को अफेक्ट करता है। ऐसा समझिए, यदि आप कोई भी कॉल करते हैं दूसरे पर्सन को तो उसमें एक बैकग्राउंड नॉइज आती है। सिमिलरली क्वांटम सिस्टम में भी एक ये बैकग्राउंड नॉइज है जिसको बोला जाता है क्वांटम नॉइज। एंड ये एंटेंगल्ड जो स्टेट होते हैं, जैसे क्वांटम जो मटेरियल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइनी पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये कभी कभी क्या होते हैं आपस में एंटेंगल्ड होते हैं। ऐसा आप समझिए, अगर आप 2 डाइस लेते हैं या 2 पासे लेते हैं, एक डाइस को आप यूज करते हैं इंडिया में एंड सेकेंड डाइस को आप यूज करते हैं इन यूएस, तो यदि आप इंडिया में उस डाइस का यूज करेंगे एंड आपको यदि उस पे 3 नंबर आता है, सिमिलरली वो 3 नंबर जो है आपको यूएस में भी देखने के लिए मिलेगा, तो ये एक टाइप का रिलेशनशिप है, एक एंटेंगलमेंट है जो हमको क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में देखने के लिए मिलता है, जिसको बोला जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो हम बात करते हैं इस क्वांटम नॉइज की। ये इसका एक ओरिजिन जैसे हम जान सकते हैं क्वांटम है, एंड इसमें हमको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? जैसे मान लो कि आप कुछ क्वांटम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको थर्मल या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, जो एनवायरमेंट है, उसमें कभी ना कभी जो पर्टिकुलर पार्टिकल है जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, वो रैंडमली किसी भी तरह बिहेव कर सकते हैं एंड उस पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये इसी तरीके से बिहेव करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। The second one is environment induced। यदि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भले आप कितने भी एक क्लोज स्पेस में करें, फिर भी जो है एनवायरमेंट का उस पे अफेक्ट देखने के लिए मिलता ही मिलता है। एंड द लास्ट वन इज इट इज अनअवॉइडेबल। आप कितना भी कर लें, आप इस चीज को जो है अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना अनसर्टेन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कॉलिंग करते हैं तो आपको पीछे एक बैकग्राउंड नॉइज जो है वो सुनने के लिए मिलता ही मिलता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि हम जिसको पहले एक थ्रेट समझ रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स, मतलब एक एडवांटेजेस जो है वो साबित हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज इससे जो है क्वांटम स्टेबिलिटी जो है वो हमको देखने के लिए मिल सकती है, एंड ये क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा जो है हमारे लिए फाउंडेशन और एक प्रोग्रेस जो है वो साबित हो सकता है इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन, जिसमें हम एनक्रिप्शन यूज करते हैं सो दैट जो भी कम्युनिकेशन हो रहा हो वो सिक्योरली हो जाए। नेक्स्ट वन इज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि हम जो मैसेज भेजते हैं उसको एनक्रिप्टेड भेजते हैं सो दैट कोई भी उस पर्टिकुलर मैसेज जो है उसको हैक ना कर पाए। एंड इन क्वांटम एरर करेक्शन, ये जो पर्टिकुलर क्वांटम नॉइज है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। एंड इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन भी है, दैट मीन्स हम इसको सिर्फ और सिर्फ फोटॉन जो है वहां यूज नहीं करना है, हमको इसको न्यूट्रॉन्स, ट्रैप्ड आयंस, कई जगह पे जो है हम इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू सिलिकॉन पेरोव्स्काइट टैंडम सोलर सेल। जनरली जो सोलर सेल यूज होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन यूज होता है, जिसकी वजह से जो है हमारी एफिशिएंसी जो सोलर पैनल की होती है वो ज्यादा नहीं होती। तो रिसेंटली हमने टेस्ट किया है, एक नया सेल बनाया है, नया फोटोवोल्टाइक सेल बनाया है
फोटोवोल्टाइक सेल का मतलब ये होता है एक ऐसा सेल जो सोलार एनर्जी को कंज्यूम करता है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे टाइप की हमने सोलार सेल बनाई है जिसमें अलोंग विथ सिलिकॉन अब हम यूज कर रहे हैं पेरोव्स्काइट। इस पेरोव्स्काइट की वजह से जो ओवरऑल सोलार सेल की जो एफिशिएंसी है दैट हैज इंक्रीज टू 29.8%। आपको मे बी ये लग रहा होगा कि 29.8% तो बहुत ही कम परसेंटेज है, बट अगर सोलार के फील्ड में देखें तो ये एफिशिएंसी काफी हद तक काफी ज्यादा है। इसमें क्या किया गया है, तो हमने दो सोलार सेल, मतलब जो पूरे सोलार सेल है उसमें दो टाइप के हमने कंपोनेंट्स या सोलार मटेरियल को ऐड किया है, जिसकी वजह से जो अलग अलग पार्ट हैं वो सनलाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम को जो है एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से एनर्जी जो कन्वर्जन हो रहा है दैट इज फ्रॉम सोलार एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको एक बूस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इट इज डेवलप्ड बाय ART-PV इंडिया। ये एक स्टार्टअप है जो इंक्यूबेटेड है एट IIT बॉम्बे। उन्होंने ये डेवलप किया है एंड इसकी एफिशिएंसी जैसे हमने बात की इज 29.8% एंड ये 30% के भी आगे बढ़ सकता है, ऐसी इनकी कोशिश है। इसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस सोलार सेल को बाय करेंगे एंड उसकी वजह से जो हमने पेरिस क्लाइमेट डील में जो हमारा एम है अचीव करने का वो हम अचीव कर पाएंगे। इसका एप्लीकेशन ये है कि हम रूफटॉप पे जो भी सोलार पैनल लगाते हैं वहां हम यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं इन द सोलार पार्क, हम इसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि हम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है, ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इसमें दिखा पा रहे हैं हमारा आत्मनिर्भर भारत का कैपेबिलिटी, कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम खुद से जो है ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि जनरली मोस्टली हमारा यहाँ पर देखा गया है कि सोलार पैनल के लिए हम डिपेंडेंट है ऑन चाइना, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेंशन अब ये जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी एंड इसकी वजह से हम एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं इन केस ऑफ फोटोवोल्टाइक इनोवेशन। एंड जो मैंने आपको बताया हमारा जो एम है द नेट जीरो एम बाय 2070, वो भी हम कॉस्ट इफेक्टिव वे में इजीली से अचीव कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज, इसकी वजह से जो हमारा डोमेस्टिक ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा, ऐसा हमारा एम है। सो द नेक्स्ट अप वी हैव द GM मेज फील्ड ट्रायल्स। अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है एक मेज बनाया है एंड ये काफी चर्चा में है बिकॉज जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो कह रहे हैं ये जो GM ट्रायल्स किए जा रहे हैं ये एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली काफी लोगों का ये कहना है जैसे हमने हर्बिसाइड्स, मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स जो खेत में उग जाते हैं जिसको बोला जाता है वीड्स, उसको मारने के लिए यूज होता है हर्बिसाइड। तो ऐसा एक हर्बिसाइड है जिसे बोला जाता है ग्लाइफोसेट, उसको गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है। लेकिन उसी पर्टिकुलर हर्बिसाइड के टॉलरेंट अब ये GM मेज बनाया गया है, इसके लिए ये काफी ज्यादा चर्चा में है। बात करते हैं क्या है ये GM। जैसा मैंने आपको बताया ये एक बैकलैश फेस कर रहा है ओवर द मेज फील्ड ट्रायल्स। अभी इसको कॉमर्शियल नहीं बनाया गया है, कॉमर्शियल का मतलब अभी इसका सेलिंग नहीं होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक ट्रायल फेज में है। बात करते हैं ये क्या है, तो ये बनाया गया है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब मेज जो है, मकई जो है, उसमें एक जीन जो है अंदर एक जो हेरिडिटरी मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है उसमें एक चेंज लेके आए हैं, जिसकी वजह से अब यदि हम हर्बिसाइड छिड़केंगे तो उस मेज को अफेक्ट नहीं होगा।
इसे बोला जाता है हर्बिसाइड टॉलरेंट। एंड नेक्स्ट लिखा है कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होगा, जिसमें हमने यूज किया है बीटी। जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन, दैट इज बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो यहाँ पर हमने ऐसा जो है जीन में मॉडिफिकेशन करके मेज बनाया है, जिसकी वजह से कोई इंसेक्ट यदि मेज पे अटैक करते हैं तो वो मेज पे अटैक नहीं कर पाएंगे। ऐसा टाइप का जो है मेज बनाया गया है। एंड इसको डेवलप किया है बेयर, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। एंड उन्होंने ये वाला जो है मेज का, मकई का वेरिएंट बनाया है। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, जैसे हम बात करें तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये डेवलप किया है। नेक्स्ट उनके साथ इन्वॉल्व है बेयर, विच इज द टेक्नोलॉजी डेवलपर, जिन्होंने ये पूरा जो है बीटी वाला जो वो पूरा डेवलपमेंट है, पूरा टेक्नोलॉजी है, वो उन्होंने किया है। और लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज यही वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिन्होंने परमिशन दिया है ये फील्ड ट्रायल करने के लिए। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है। अगर हम बात करें क्या है ऑब्जेक्टिव इसके, फर्स्ट हमको ये चेक करना है कि इसका एग्रोनॉमिक मतलब एग्रीकल्चर पे इसका कितना ग्रोथ हो रहा है, एंड ये जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है उसका इकोनॉमी में कितना जो है अफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट जो है हमको देखने के लिए मिल सकता है, वो हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं एविडेंस बेस्ड इनपुट, कि जो भी हम ट्रायल कर रहे हैं उसमें हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। बेस्ड ऑन दैट इनपुट्स हम जो है आगे इसको कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव द इसके की फीचर्स विच इज नॉन कमर्शियल। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट है, दैट इज हम अभी इसको मार्केट में नहीं लेके आ रहे हैं, सिर्फ इसका हम फील्ड ट्रायल्स कर रहे हैं। इसमें जैसा हमने देखा ये बीटी प्लस एचटी, दैट इज ये जो पेस्ट टॉलरेंट है वो, प्लस हर्बिसाइड टॉलरेंट है वो हम इसमें चेक कर रहे हैं, जिसको एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट पैनल जो स्टेट लेवल पे है उन्होंने इसको अप्रूव किया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया है, तभी ये जो हम फील्ड ट्रायल्स है वो कर पा रहे हैं। ये एक सिमिलर है, जैसा मैंने आपको बताया बीटी कॉटन जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो बीटी कॉटन जो है उसी के बेसिस पे जो है ये बीटी मेस को भी बनाया गया है। एंड हमारा ये आगे एम है कि हम जो भी असेसमेंट करें वो इस डेटा के बेसिस पे ही करें। एंड इसका ये सिग्निफिकेंस हमको देखने के लिए मिल सकता है कि आगे चल के हम यदि क्रॉप्स में कोई बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन करते हैं तो उसको और आगे बढ़ावा मिले, इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है वो कम हो सके, एंड ये अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है या स्टार्टअप्स जो रिसर्च करना चाहते हैं इस फील्ड में उनको भी बढ़ावा मिले, ऐसा हमारा एम है, जिसकी वजह से इंडिया में जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में या साइंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। द नेक्स्ट वन इज एस्परगिलोसिस। बात करते हैं ये क्या है, तो एस्परगिलोसिस एक डिजीज है जो लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो कॉमनली जो हमको पीजन्स देखने के लिए मिलते हैं उसकी वजह से हो सकता है, बट ये बात गलत है। ये डायरेक्टली पीजन्स की वजह से नहीं होता, बट हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसमें पीजन्स जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एस्परजिलोसिस। तो एस्परजिलोसिस एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, दैट मीन्स जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट इज जो हमारे लंग्स है, ये सब जो है रेस्पिरेटरी जो हमारे ऑर्गन्स है उसमें ये इन्फेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ एस्परजिलस, जो एक टाइप का स्पोर है या हम कह सकते हैं एक टाइप का फंगस है। अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसे दिखता है जिसमें मल्टीपल डॉट्स होते हैं, ये एक टाइप का फंगस है। एंड इसमें से जो है मल्टीपल ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे इसे बोला जाता है स्पोर्स। ये स्पोर्स का रिलीज होता है एंड जो भी इसको इनहेल करता है दैट मीन्स अपने अंदर लेता है वाया देयर नॉस्ट्रिल्स,
उसको ये जो पर्टिकुलर डिजीज है होने के चांसेस है। तो ये एक टाइप का फंगल डिजीज है। इसको मोस्ट कॉमनली बोला जाता है, ये कॉज होता है बाय एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, जो मैंने आपको बताया एक टाइप का फंगस है। एंड इट रिलीजेस एयरबॉर्न स्पोर्स, मतलब ये छोटे छोटे डॉट्स मैंने आपको बताए, ये एक टाइप के स्पोर्स है जो एयरबॉर्न मतलब क्या है, हवा में फैल जाते हैं। हवा में इसको इनहेल करने की वजह से ये पर्टिकुलर जो डिजीज है, ये पर्टिकुलर जो फंगल इन्फेक्शन है वो होता है। इसका सोर्स मैंने जैसा आपको बताया कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर मोल्ड है उसमें से निकलता है। एंड इट इज नॉट कॉन्टेजियस, मतलब एक पर्सन से पर्सन में नहीं फैलेगा, ये एक एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब एयर से एयर जो है इसका ट्रांसमिशन होगा। ये कैसे होता है, तो यदि कोई सॉइल गीला है या जो खराब वेजिटेशन है या डस्ट है या कहीं पर भी कोई वॉल जो है वो गीली है, वहां पर जो है ये फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस है, वहां जो फंगस है इजिली ग्रो होते हैं। एंड इसमें पीजन का जैसा मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसा यहाँ लिखा है कि बर्ड ड्रॉपिंग्स, मतलब जो बर्ड के जो भी एक्सक्रीटा होते हैं, क्योंकि वो गीले होते हैं, वेट होते हैं, तो उस पे जो है इजिली फंगस जो है उनका ग्रोथ होता है एंड वहां से ये फंगस जो है फैलता है। ऐसा नहीं है ये पीजन्स की वजह से होता है, ये तो मल्टीपल बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनके ड्रॉपिंग्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन लोग जो है पीजन्स जो है उसको ब्लेम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। जैसा मैंने बताया कि पीजेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व है। एंड इसके फीचर्स के बारे में बात करें फंगस के, तो इट इज यूबिक्यूटस, मतलब क्या है, ये हर जगह पे पाया जाता है एंड इट इज वेरी नेचुरली प्रेजेंट, मतलब हर जगह हमको ये देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ होता है, तो कहीं पर मॉइस्ट मतलब गीला हो, पुअरली वेंटिलेटेड मतलब जहां पर एयर वहां पर नहीं आ रही हो, ऐसे जो डिकेइंग एरिया है, जो खराब एरिया है, वहां पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। एंड इनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमको इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। इसी वजह से इजिली जो है उनको इनहेल किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, तो कफ मतलब खांसी, चेस्ट पेन, वीजिंग, मतलब क्या है, जब नोज से आप सांस लेते हो तो कुछ एक वॉइस आती है, एक आवाज आती है जिसको बोलते हैं वीजिंग, ब्रेथ जो है उसमें प्रॉब्लम होता है। काफी ज्यादा सीवियर केस में हमको कफिंग के टाइम पर भी, खांसी के टाइम पर भी ब्लड देखने के लिए मिलता है। इसका ट्रीटमेंट ये है, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए इसको मारने के लिए, खत्म करने के लिए हमको एंटी फंगल मतलब उसका ऑपोजिट जो है वो मेडिकेशन यूज करनी होती है, जिसका एग्जांपल है वॉरिकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल जो है ये यूज करना पड़ता है। और बहुत ही ज्यादा सीवियर केसेस में इसमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट अप वी हैव द E10 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने जब जापान से मदद मांगी थी रिगार्डिंग द बुलेट ट्रेन, तब हमने उनसे बोला था कि हमको आपकी जो है E5 बुलेट ट्रेन चाहिए। बट रिसेंटली जापान ने अनाउंस किया है कि हम आपको E5 ना देख के उसका भी काफी जो है बेटर वर्जन दैट इज E10 आपको हम देंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो बात करते हैं क्या है, तो इंडिया को मिलेगा अब E10 शिनकानसेन ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन का जो हमारा प्रोग्राम है फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि जापान हमारे लिए ये कर रहा है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ हम सेकेंड कंट्री है, क्योंकि फर्स्ट जापान है एंड सेकेंड होगी इंडिया जिनको ये बुलेट ट्रेन मिलेगी। अगर हम बात करें तो अभी इसका रिसेंटली जो है 21 किलोमीटर का एक अंडर सी सेक्शन जो है वो बन गया है, वो फुल्ली डेवलप्ड है। क्या है ये E10 शिनकानसेन, ये जापान का नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही हाई लेवल का बुलेट ट्रेन है, जो रिप्लेस करेगा उनके जो पुराने दो बुलेट ट्रेन थे E2 एंड E5। और यही E5 इंडिया को देने के लिए प्रॉमिस हुआ था, बट जापान ने अब हमको हायर लेवल का जो है बुलेट ट्रेन देने का एक पहल उठाई है।
ये किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है ईस्ट जापान रेलवे कंपनी ने, एंड उन्होंने कोलैबोरेट किया है विद यूके बेस्ड डिजाइन फर्म जिसका नाम है टैंजरीन। जैसा आपने देखा इसका इनिशियली कलर जो है वो ये है, आपको शायद दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लूइश ग्रीन जैसा कलर है, इस कलर का ये ट्रेन होगा। तो ये इंस्पायर्ड है बाय द चेरी ब्लॉसम विच इज ऑफ कलर कौन सा? तो यहाँ पर लिखा है सुगारू ग्रीन, जो एक हम कह सकते हैं ब्लूइश ग्रीन कलर का इनका ग्लास होता है, उस कलर से जो है ये इंस्पायर्ड है। एंड द सेकेंड कलर इज नोन एज इवनिंग एम। तो इवनिंग एम जो शेड है उस पर्टिकुलर शेड को इसमें यूज किया जा रहा है। इनका मेन एम ये है कि नेचर को भी इनको जो है अपनी टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करना है। अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें एक एल शेप्ड गाइड है जो इसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द डीरेलमेंट, मतलब उसकी पटरी पे से ये नहीं उतरेगा यदि कोई अर्थक्वेक भी हो, बिकॉज जैसा आपको पता है जापान जो है एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट वहां पर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वहां पर अर्थक्वेक आते हैं। बट ऐसी सब सिचुएशन में भी ये जो पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन है वो डीरेल नहीं होगी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसमें इंडिया और जापान ने कोलैबोरेशन किया है, एंड इंडिया की जो कंपनी है दैट इज मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ये कंपनी ने कोलैबोरेट किया है विद जापान। और जैसा मैंने आपको बताया हम फर्स्ट कंट्री है जापान के बाहर जहां पर ये E10 शिनकानसेन जो है बुलेट ट्रेन दी जाएगी। एंड अभी रिसेंटली हमने इसका एक 21 किलोमीटर का अंडर सी टनल जो है वो सक्सेसफुली बना दिया है। एंड जापान इसमें हमको प्रोवाइड करेगा फंडिंग भी, टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टीज भी, और प्लस हमको रोलिंग स्टॉक्स भी जो है जापान देगा। एंड ये प्रोजेक्ट लगभग 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा ऐसा मानने में आ रहा है। Okay, so that's all for today. Thank you for watching our current affairs series. Please like, share and subscribe. Thank you so much.